हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के क्या कार्य होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके भेदों के उदाहरण के साथ समझाऊंगी कि कैसे उनको पहचानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या है। परिभाषा के अनुसार देखिए क्या है। संज्ञाओं के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे डेली यूज वाले टॉक में, तो देखिए संज्ञा की जगह पे जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार हो गया था। इस वाक्य में वह का प्रयोग राम के लिए हुआ, अतः वह शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको कहा कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया कि राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तो यहाँ पे वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हाँ, वह हुआ है राम के लिए। तो राम क्या है? एक संज्ञा है क्योंकि ये किसी का नाम है और संज्ञा के स्थान पर वह का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो क्या कहा गया सर्वनाम के डेफिनेशन में कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल हो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। समझ में आया? इस बुक से मैं आपको बस पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको अच्छे से समझाऊंगी भी। ठीक है, तो देखते रहिएगा। इस वाक्य में वह का प्रयोग राम के लिए हुआ, अतः वह शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। वाक्य में यदि सर्वनामों का प्रयोग ना किया जाए तो एक ही संज्ञा का प्रयोग कई बार हो जाएगा और वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम वह का इस्तेमाल नहीं करते, सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होता है? यहाँ पे तो है राम परीक्षा नहीं दे सका और यहाँ पे क्योंकि राम बीमार हो गया था, तो वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वह का इस्तेमाल कर सकते क्योंकि जो श्रोता है, ठीक है, या पाठक है, पढ़ने वाले हैं, उनको तो पता है ना कि किसके बारे में बात हो रहा है, क्योंकि एक बार इस व्यक्ति का नाम ले लिया जाए अगर तो ठीक है, तो वहाँ पे वह यूज करना सही होगा, वाक्य की सुंदरता बनी रहेगी। संज्ञा का प्रयोग कई बार हो जाएगा। यदि वाक्य में सर्वनामों का प्रयोग ना किया जाए तो एक ही संज्ञा का प्रयोग कई बार हो जाएगा और वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अर्थात सर्वनाम संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाता है, यानी अगर सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाए तो संज्ञा का बार बार आने का जो दोष होता है वो उससे हम बच सकते हैं। इस प्रकार हिंदी में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एवं क्या सर्वनाम है। तो सर्वनाम के उदाहरण क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एवं क्या। ये है सर्वनाम के उदाहरण। आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए सर्वनाम के क्या कार्य है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, उसके उदाहरण। ठीक है, सर्वनाम तो आप लोग समझ के किया है, अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाऊंगी। ठीक है, अब देखो सर्वनाम के कार्य क्या है। सर्वनाम के निम्नलिखित कार्य है। संज्ञा जहाँ उसी वस्तु का बोध कराता है जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध कराता है। लड़का कहने से मात्र लड़के का ही बोध होता है, पर वह कहने से पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे कि अगर लड़का कहेंगे तो लड़के का ही बोध होगा, लेकिन वह कहेंगे तो पूर्वापर, यानी किसी के बारे में पहले कुछ एक वाक्य कहा गया है, उसी के बारे में वह कह के बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है इसके कार्य। सर्वनाम वाक्यों में किसी नाम की आवृत्ति नहीं होने देता। जैसे रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश रोज सुबह उठता है, रमेश रोज स्कूल जाता है। ऊपर के प्रत्येक वाक्य में रमेश का प्रयोग किया गया है। यहाँ रमेश शब्द की बेकार आवृत्ति है, मैंने बिना मतलब का बार बार रमेश 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 किया जा रहा है। क्यों? अगर एक बार कह दे कि रमेश एक अच्छा लड़का है, ठीक है, उसके बाद कहे वह रोज सुबह उठता है, वह रोज स्कूल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वह भी इस्तेमाल करे तो चलेगा, तो बार बार नाम लेने का जरूरत नहीं है। तो सर्वनाम जो है वाक्यों में नाम की आवृत्ति नहीं होने देता, बार बार नाम लेने की इसमें जरूरत नहीं है सर्वनाम को इस्तेमाल करने से। ऊपर के प्रत्येक वाक्य में रमेश का प्रयोग किया गया है। यहाँ रमेश शब्द की बेकार की आवृत्ति हुई है, इसे वाक्य भद्दा मालूम पड़ता है। अंतिम दो वाक्यों में पुनः रमेश न लिखकर अगर वह सर्वनाम लिखा जाए तो इससे वाक्य की सुंदरता बढ़ जाएगी। अतः सर्वनाम के प्रयोग से नाम की आवृत्ति नहीं होती है और भाषा अधिक स्पष्ट तथा सुंदर हो जाती है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है। सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। ठीक है, सर्वनाम की एक विशेषता यह है कि निकटता यानी सामने होने का और दूरी यानी दूर होने का बोध कराता है। ठीक है, यह से निकटता और वह से दूरी का बोध होता है। हम लोग क्या कह सकते हैं, यह एक कलम है, ठीक है, तो यह से सामने का हो रहा है और दूर कोई वस्तु रखा है तो क्या कहते हैं,
अगर यही पेन दूर रखा हो तो हम लोग कहेंगे वह एक कलम है। ठीक है, तो यह वह जो सर्वनाम है, तो यह वह सर्वनाम है, इससे क्या हो रहा है, सामने का और दूर का बोध कराता है। ठीक है, और देखो सर्वनाम आदर और अनादर के बोध कराता है, जैसे कि आप से आदर का और तू से अनादर का बोध होता है। ठीक है, 5वां पॉइंट है सर्वनाम निश्चय अनिश्चय का बोध कराता है, जैसे कि देखो यह, ये जो सर्वनाम शब्द है इससे निश्चय का बोध होता है और कोई, कुछ आदि से अनिश्चय का बोध होता है। ठीक है, क्योंकि यह, ये, इसके अगर ऐसे कह रहे तो इसके बारे में मालूम है तभी हम लोग कह रहे हैं ये, इस। लेकिन अगर कोई कहे तो कौन नहीं पता, कुछ क्या नहीं पता, तो कोई कुछ जो है अनिश्चय का बोध कराता है। तो सर्वनाम निश्चय अनिश्चय का भी बोध कराता है। क्लियर है? अब देखो 6वां पॉइंट है सर्वनाम से जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जिज्ञासा यानी जानने की। ठीक है, जानने की जो लालसा होती है उसकी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जैसे कौन, क्या आदि से जिज्ञासा का बोध होता है। हम लोग पूछते हैं ना कौन आया था, क्या हुआ था, तो इससे हम लोग को जिज्ञासा यानी जानने की जो इच्छा होती है उसका अभिव्यक्ति होता है ना। अब देखो 7वां पॉइंट है सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों में संबंध भी जोड़ता है। ठीक है, यानी कि सर्वनाम जो है वो 2 वाक्यों में संबंध जोड़ता है, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ता है। जैसे जो सोता है सो खोता है, तो यहाँ पे जो और सो है ये क्या कर रहा है, पहले वाक्य को दूसरा वाक्य से जोड़ रहा है ना। प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ता है, जैसे जो सोता है सो खोता है, जो पढ़ेगा वो पास होगा। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग जो, वो, जो, सो, ये जो है क्या कर रहा है, सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों में संबंध भी जोड़ता है। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, क्या क्या भेद होते हैं सर्वनाम के? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, निज, निश्चय, पुरुष, है ना, निज, निश्चय, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये 6 जो है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। अब चलिए एक एक करके सभी भेद को हम लोग उदाहरण सहित समझे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत या लेख के क्रम में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग बात करते तो क्या होता है, एक तो बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें देखो जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत लेख के क्रम में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो क्या होता है, पहला एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और किसी के बारे में बात करते हैं तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो तीन के बारे में अगर 3 व्यक्ति का 3 सब्जेक्ट हो, ठीक है, इन तीनों के बारे में अगर पता चले तो उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत या लेख के क्रम में यानी बात करने या लिखने के टाइम में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी। ठीक है, इस वाक्य में मैंने में मैं कहने वाले के लिए, ठीक है, तुम सुनने वाले के लिए तथा उस जिसकी चर्चा चल रही है, उसकी पुस्तक में उस जिसकी चर्चा चल रही है उसके लिए आया है। अतः ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, या अभी मैं जैसे देखो अभी मैं आपको इस पुस्तक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी पुस्तक या उसकी पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं, आप, उसकी। ठीक है, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाला, बोलने वाला और जिसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में मैं कहने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए तथा उस जिसकी चर्चा चल रही उसके लिए आया है। अतः यह तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा समझाऊं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष का क्या अर्थ है। बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता है या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, उत्तम पुरुष का उदाहरण क्या है? मैं, हम, उत्तम पुरुष मैं, हम।
ठीक है। अब देखो मध्यम पुरुष जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे तू, तुम, आप, ठीक है, यानी सुनने वाला। अब तीसरा देखो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जिसे कहते हैं उसका क्या अर्थ है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए या लिखा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, सो, जो, कुछ, कौन, क्या, कोई आदि, ये है अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ लिखा या कहा जाता है, ठीक है। अब हो गया, चलो देखो अब पुरुषवाचक सर्वनाम हम समझ गए। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत इजी है ना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, यह गाय खूब दूध देती है। इन दोनों वाक्यों में वह और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो लड़का के बारे में हमें पता है तभी हम कह रहे हैं वह बहुत अच्छा लड़का है। या फिर यह गाय खूब दूध देती है, तो हमें गाय के बारे में पता है कि ये खूब दूध देती है तभी हम कह रहे हैं, तो ये निश्चित है, निश्चय है, ठीक है। तो ये दोनों वाक्यों में वह और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या है? यह, वह, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो भेद होते हैं। एक होता है निकटवर्ती पदार्थ का वाचक और दूरवर्ती पदार्थ का वाचक, ठीक है। पहला निकटवर्ती पदार्थ का वाचक सर्वनाम यह निकट के पदार्थों का ज्ञान कराता है, जैसे यह, ठीक है। और दूरवर्ती पदार्थ का वाचक सर्वनाम है इसे दूर के पदार्थों का बोलता है, जैसे वह। अब देखो तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? और जो सर्वनाम निश्चित पदार्थ का ज्ञान ना कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या था? जो सर्वनाम निश्चित पदार्थ का ज्ञान कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो सर्वनाम निश्चित पदार्थ का ज्ञान नहीं कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कुछ खा लो। इन दोनों वाक्यों में कोई और कुछ दोनों ही अनिश्चय व्यक्ति तथा वस्तु के लिए आए हैं। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं पता है ना, निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कोई, ठीक है। उसी तरह कुछ खा लो। कुछ खा लो में क्या खाना वो नहीं पता, सिर्फ बोल रहे कुछ खा लो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये, क्योंकि इसमें कुछ निश्चित पता नहीं है, ठीक है। इन दोनों वाक्यों में कोई और कुछ दोनों ही अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए आए हैं, अतः इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो दो है, ठीक है। पहला कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने? दो, कोई और कुछ। किसी कोई का ही रूप है, ठीक है। किसी जो है वो कोई का ही रूप है। कोई और कुछ के प्रयोग में अंतर देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनामों में कोई का प्रयोग मनुष्य आदि चेतन के लिए तथा कुछ का प्रयोग जड़ वस्तु या छोटे कीड़ों मकोड़ों कीड़े या जीवों आदि के लिए प्राय होता है प्रयोग, ठीक है। जैसे कोई, लगता है कोई इधर आ रहा है, ठीक है। कोई का प्रयोग देखिए, लगता है कोई इधर आ रहा है। कोई इधर आ रहा है से तात्पर्य किसी मनुष्य के बारे में हो रहा है ना। इसी तरह कुछ, कोई इधर आ रहा है, कुछ का प्रयोग देखिए, कुछ लेते आना। कुछ लेते आना माने किसी वस्तु का बात हो रहा है ना, तो कुछ लेते आना। कहते हो कि पानी साफ है, लेकिन इसमें तो कुछ बिलबिला रहा है, तो यहाँ पे देखो कुछ का प्रयोग किसी कीड़े जीव के बारे में, कीड़े के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि पानी में कीड़ा मकोड़ा गिर जाता है ना, तो कहते हो कि पानी साफ है लेकिन इसमें तो कुछ बिलबिला रहा है। तो यहाँ पे कुछ का प्रयोग देखिए, या तो ये वस्तु के लिए इस्तेमाल हुआ या तो कीड़े के लिए, ठीक है। और कोई का प्रयोग क्या होता है? कोई का प्रयोग जो है मनुष्य के बारे में कहा जाता है, ठीक है। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत इजी है ना। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो। इन वाक्यों में कौन और क्या प्रश्न के लिए आए, ठीक है। अगर हमें किसी से पूछना होता है कि कौन आ रहा है, ठीक है, किसी के बारे में पूछना है कि हमें नहीं मालूम है, तो पूछेंगे ना कौन आ रहा है, तो यहाँ पे कौन, या फिर क्या खा रहे हो, हमें नहीं पता। कोई अगर मान लो आपके घर में भाई बहन कोई कुछ खा रहे तो बोलो क्या खा रहे हो, तो यहाँ पे पता नहीं इसलिए पूछ रहे ना क्या खा रहे हो। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछना होता है तो कौन क्या का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, अतः इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन और क्या ये ही दो प्रश्नवाचक सर्वनाम है,
ठीक है। अब देखो कौन और क्या के प्रयोग में क्या अंतर है। कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्यों तथा क्या का प्रयोग पशुओं, कीड़ों और निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। जैसे कौन आया, क्या चीज है, ठीक है। कौन आया से तात्पर्य हम लोग क्या पूछना चाहते हैं, कौन आया मैंने कोई मनुष्य के बारे में पूछ रहे हैं, और क्या चीज है तो किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो कौन का प्रयोग जो मनुष्यों तथा क्या का प्रयोग पशुओं, कीड़ों और निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। किंतु सा जोड़कर कौन का प्रयोग सभी के लिए किया जा सकता है, ठीक है। कौन का प्रयोग जैसे कौन सा, जैसे कौन सा पौधा, कौन सी बात, ठीक है। अगर सिर्फ कौन का इस्तेमाल करें तो ये मनुष्य के लिए, लेकिन अगर इसमें सा जोड़ दिया जाए तो ये सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो पौधा के लिए भी बोल रहे हैं, कौन सी बात, बात के लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है। कौन सी चीज, किसी वस्तु के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कौन के साथ सा, सी लग गया, इसका मतलब कि हम लोग किसी भी चीज के लिए पूछ सकते हैं। और जहाँ कौन का इस्तेमाल है वो मनुष्य के लिए पूछा जा रहा है। क्या शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थों में दूसरे ढंग से भी लिया जा सकता है, ठीक है। नकारात्मक नेगेटिव मीनिंग में हम लोग दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। जैसे यह भी क्या आदमी है ना, मैंने आदमी सही नहीं है ना, तो नेगेटिव वे में ये भी क्या आदमी है। यहाँ क्या शब्द से नहीं का भाव व्यक्त हो रहा है, कि मतलब कहना चाह रहे कि आदमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नकारात्मक ढंग से भी इसका अर्थ लिया जा सकता है, सिर्फ प्रश्नवाचक से नहीं, ठीक है। अब देखो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या है, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध मालूम पड़ता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बिना विचारे जो करे से पछताए में जो और सो, ठीक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है, सो होगा यहाँ पे, सो पाछे पछताए में जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो के प्रयोग के साथ ही सो का प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, क्योंकि जो और सो जो है हम लोग एक वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए में जो और सो का संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो और सो जो है क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्योंकि ये जो है संबंध बता रहा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो के प्रयोग के साथ ही सो का प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। इन दोनों का संबंध नित्य है, अतः इन्हें नित्य संबंधी सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम को क्या और कहते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है, नित्य संबंधी सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस में भी जिस और उस संबंधवाचक नित्य संबंधी है, ठीक है। मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे जिसकी उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध बता रहा है ना। अब देखो आधुनिक हिंदी में 130 शब्दों के स्थान पर वह, उस और उनका ही प्रयोग शुद्ध माना जाता है, ठीक है। अब देखो छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। तो हम लोग छठा नंबर पढ़ रहे हैं आखिरी। निजवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध कराए। निज का अर्थ होता है अपना, ठीक है। देखो जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं यह काम आप कर लूंगा, ठीक है। यहाँ आप का मतलब मैं यह काम अपने से कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ आप निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि अपने आप बोल रहे हैं ना कि मैं ये काम अपने आप कर लूंगी या कर लूंगा। तो मैं यह काम आप कर लूंगा, यहाँ पे आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निज जो है अपने आप का बोध कराता है, ठीक है। जैसे और देखो निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में क्या अंतर होता है। यहाँ पे क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मैंने आप का उदाहरण दिया था, ठीक है, और निजवाचक में भी आपका उदाहरण होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप के प्रयोग में थोड़ी सी भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः 3 प्रकार की है। पहला, पुरुषवाचक आदरसूचक आपका बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, पुरुषवाचक में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पुरुषवाचक और निजवाचक में क्या डिफरेंस है। पुरुषवाचक में आदरसूचक जो आप का इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुवचन में भी बहुवचन आप या आप लोग होता है, ठीक है। लेकिन निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। जैसे देखो आप क्या कर रहे हैं,
आप लोग क्या कर रहे हैं। ये पुरुषवाचक में एक वचन में आप और बहुवचन में आप लोग, ठीक है। आप बुरा तो जग बुरा, भारतीय आप ही उठेंगे तो उठेंगे, ये निजवाचक है। तो यहाँ पे देखो आप बुरा तो जग बुरा, तो यहाँ पे यहाँ पे देखो आप बुरा तो जग बुरा, ठीक है। यहाँ पे एक वचन में देखो आप का प्रयोग हुआ, ठीक है। आप बुरा तो जग बुरा। और अगर बहुवचन में करें भारतीय आप ही उठेंगे तो उठेंगे, भारतीय आप ही उठेंगे तो उठेंगे। या अगर निजवाचक में बहुवचन में भी इस्तेमाल करें तो आप ही हुआ। तो निजवाचक में क्या हो रहा है, एक वचन में इस्तेमाल करें या बहुवचन में इस्तेमाल करें, आप ही रहते हैं, ठीक है। एक वचन आप है और बहुवचन भी इसका आप ही है। भारतीय आप ही उठेंगे तो उठेंगे, यहाँ पे भारतीय बहुवचन है, क्योंकि अगर भारतीय कहा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि पूरे भारत के लोगों को कहा जा रहा है। तो भारतीय आप ही उठेंगे तो उठेंगे, तो यहाँ पे बहुवचन के लिए भी आपका ही प्रयोग हुआ। और आप बुरा तो जग बुरा, यानी अपने बुरे तो सब बुरे। तो यहाँ पे अपने माने सिंगल के लिए बोला जा रहा है। तो एक वचन में भी आपका प्रयोग आप ही है, निजवाचक सर्वनाम के लिए। लेकिन पुरुषवाचक में देखिए क्या होता है। पुरुषवाचक में आपका प्रयोग देखिए, पुरुषवाचक में एक वचन में आपका प्रयोग में आप है और बहुवचन में आप लोग हो जा रहा है, ठीक है। तो समझ गए क्या डिफरेंस है। पुरुषवाचक में आपका आप लोग हो जा रहा है बहुवचन में, और निजवाचक में अगर प्रयोग किया जाए आपका तो एक वचन और बहुवचन दोनों में आप ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में और क्या डिफरेंस है, अंतर है। पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप प्रायः मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है, लेकिन निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है। जैसे आप अच्छे हैं ना, मध्यम पुरुष, ठीक है। और जवाहरलाल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप जैसा महान नेता पैदा नहीं हुआ, ये अन्य पुरुष। तो अब समझ में आया आपको कि मध्यम पुरुष अन्य पुरुष सब में आपका इस्तेमाल हो रहा है। निजवाचक में तीनों पुरुषों के लिए आप ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप हमेशा मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है, ठीक है। अब देखो तीसरा डिफरेंस, पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप वाक्य में अकेले आता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन किंतु निजवाचक आप दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ ही आता है। जैसे राम आप आ रहा है, ठीक है, यानी राम अपने से आ रहा है। यहाँ आप सर्वनाम के साथ राम संज्ञा भी आया है। क्लियर। अब देखो सर्वनाम की भेद अच्छी तरह समझने के लिए तालिका नीचे दी गई है, इस तरह से आप लोग अपना टेबल बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो सब मैंने आपको अच्छे से क्लियरली समझा दिया। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।